हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान जो आपका फिजिक्स का पार्ट है उसमें का हम बताएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न कि बोर्ड पेपर में आपको कैसे पढ़ के जाना है, कौन सा प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है पेपर में, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा किया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो ये सब आपको जानते ही हैं। वस्तु आती है, प्रकाश किरण सतह से टकराती है, वहां पर चली जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें आपको याद क्या करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको इसमें याद करना अवतल उत्तल दर्पण, तो याद ही कर लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, उत्तल दर्पण इधर से होता है। ठीक है, अवतल दर्पण बाएं तरफ, उत्तल दर्पण दाहिने तरफ खुला रहता है। अब इसमें याद क्या करेंगे, त्रिज्या और त्रिज्या, तो इसको क्वेश्चन पे याद काम आएगा। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, एक परिभाषा इसको तैयार करेंगे। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का जब मुख्य फोकस याद करेंगे तो इन दोनों चित्रों को बना देंगे। अगर अवतल दर्पण का है तो अवतल दर्पण वाला, उत्तल दर्पण का फोकस है मुख्य फोकस तो मुख्य फोकस वाला। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य फोकस। अब देखिए आपको किरण आरेख करने के लिए देता है, क्या देता है? किरण आरेख है। आपसे क्या देगा, चलिए बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण में देखिए 6 केस बनते हैं, लेकिन 5 केस में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है? आभासी यानी कि उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा बनता है। देखिए 1 2 3 4 5 अवतल दर्पण में पांचों केस में वास्तविक उल्टा बनता है, एक केस में क्या बनता है? आभासी सीधा। तो इसी को याद रखना है कि जब अवतल दर्पण में किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या करेगा कि जब वस्तु एफ और पी पर स्थित हो तो इसके लिए किरण आरेख कीजिए, यानी एफ फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो इसके लिए किरण आरेख कीजिए। तो यही वाला आपको बना देना है। ठीक है, चलिए अब आपको याद कर लेना है अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में, सेटेलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है? ड्राइवर के आने की साइड में लगा होता है, पीछे की वस्तुओं देखने के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा किरण जो बनता है दो बनता है, दोनों में आभासी सीधा बनता है। ठीक है, एक बिंदुकार का बनता है और एक थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो दोनों को आपको देख लेना है। ठीक है, दोनों दर्पणों का उपयोग आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस याद करना है। और ये प्रश्न है 1 नंबर में पूछता है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी बराबर होता है R/2। ठीक है, तो इस पर रखेंगे निकल जाएगा। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को वरीयता क्यों देते हैं? चलिए अब देखिए आपका है दर्पण सूत्र आपको तैयार करना है। ठीक है, दर्पण सूत्र आपसे ये भी प्रश्न बनता है, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन में संबंध बताइए। ठीक है, तो दर्पण सूत्र में अगर आपको पूछ लेता है तो क्या लिखेंगे? ध्रुव से पी की दूरी यू और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी और फोकस दूरी यू कहलाती है। और इसका इन इन तीनों को लिखने के बाद दर्पण सूत्र लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आवर्धन क्या होता है, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है। तो अब इसके बाद ये लिखेंगे एच बिंब की लंबाई एच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोली दर्पण द्वारा आवर्धन एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश अपान बिंब की ऊंचाई। इतना लिख देंगे, आपका पूरा प्रश्न तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अगर आपसे देखिए किसी ऑटोमोबाइल में तो ये प्रश्न आपको पूछेगा, तो इसको हमने करवा दिया है। ठीक है, पहले ही। अब ये भी पूछता है हमेशा कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब। ठीक है, तो इन सभी को तैयार करिएगा। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम याद कर लीजिए। ठीक है, परावर्तन के नियम, दोनों नियम याद करिएगा, अपवर्तन के दोनों नियम याद करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? यहाँ पर देखिए 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, यहाँ पर यम का मान दे दिया है 3 गुना और यू का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, बी का मान आराम से निकल जाएगा, यम बराबर होता है B/U। ठीक है, तो इस पे रखेंगे निकल जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन में क्या याद रखना है? अपवर्तन की नियम याद करना है। ठीक है, दोनों नियम तैयार कर लेंगे। चलिए
इसके बाद क्या रखेंगे याद, अपवर्तनांक। इस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो उसको हम करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन इस पे पूछता है अपवर्तनांक पे। अब इसके बाद आता है, देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ पर। एक क्वेश्चन वाई में प्रकाश का अपवर्तनांक इतना है, तो इसमें बताइए। ठीक है, गोली लेंस है, लेंस आएगा। लेंस में भी आपको याद करना है क्या, चलिए बताते हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, उसे उसी प्रकार से रहेगा। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, दोनों का परिभाषा लगभग सेम रहता है, तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। देखिए अब इसमें उल्टा है थोड़ा सा, वहां पर उत्तल दर्पण में दो प्रतिबिंब बन रहा था, दो किरण। यहाँ पर उत्तल दर्पण में बनेगा 6 केस है, और एक केस में जो रहेगा प्रतिबिंब सीधा बनेगा जब F1 और कहाँ पर इसके बीच में दूषित होगा, तभी क्या होगा, प्रतिबिंब जो है आपका सीधा बनेगा। तो इसको आप लोग को तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो ये दोनों आप अवतल लेंस वाला तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी लेंस सूत्र होता है, इसमें भी प्रश्न बनता है। ठीक है, इसमें माइनस होता है, उसमें प्लस होता है। आवर्धन यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर B/U होता है, यहाँ पर माइनस नहीं होता है, वहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा लेंस वाले पे। ठीक है, तो प्रश्नों को हमने करवाया ही है। हाँ, ये पूछता है परिभाषा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का परिभाषा पूछेगा, तो परिभाषा क्या होता है, P/1/F। ठीक है, तो इसको आप लोग को तैयार करना है। यहाँ पर प्रश्न भी दे दिया है कि लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें भी आपको भर भर के प्रश्न दिया है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को हमने ऑलरेडी करवा दिया है, आप लोग जाकर कर लीजिए। अब मानव नेत्र में क्या पढ़ के जाना है, इसको तो पहले पढ़ लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबको बना लेना है अच्छे से, और इसमें आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। समंजन क्षमता पढ़ लेना है, और इसमें का महत्वपूर्ण टॉपिक इसको भी देख लीजिएगा। मोतियाबिंद क्या होता है, 1 नंबर पूछ लेता है। दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई देता है, पास की नहीं दिखाई देती। जरा दृष्टि दोष, जिसमें दूर और नजदीक दोनों का नहीं दिखाई देता है। तो 3 है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीनों का क्या करना है, याद करना है बढ़िया से, और अपने पेपर में जाकर लिख कर आना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा, निकट दृष्टि दोष का कोई वस्तु 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इसको दूर करने के लिए संशोधन लेंस इस प्रकार का होना चाहिए। याद कर, प्रिज्म से अपवर्तन। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रिज्म से अपवर्तन याद करिएगा, इस पर प्रश्न भी बनता है, हमने प्रश्न भी करवाया है। ठीक है, तो इसको आप लोग को तैयार करना है, प्रिज्म से अपवर्तन वाले क्वेश्चन को। चलिए, तो इसके बाद है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण तैयार कर लीजिएगा। होता क्या, आपने पढ़ा दिया है, वायुमंडलीय अपवर्तन आपको बताया है, जल्दी में ही क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है इसको भी बताया हमने। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को 1-1 नंबर के प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको भी हमने बताया। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ठीक है, इसको भी तैयार करिएगा। टिंडल प्रभाव बता दिया है, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद है आपका अभ्यास प्रश्न में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर आपको लिखना है, इस वाले प्रश्न को याद करना है यहाँ से। ठीक है, 4 प्रश्न है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, सूर्योदय के समय सूर्य का रक्तभात क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे क्यों नहीं टिमटिमाते। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करना है। विद्युत में क्या पढ़ेंगे, चलिए बताते हैं भाई। तो इन तीनों प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। एक कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित कीजिए। विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो प्रश्न भी आपको देख सकते हैं, तो इसमें आपको तैयार कर लेना। अगर विद्युत परिपथ बनाने को आए तो देख सकते हैं, यहाँ पर विद्युत परिपथ बना है, तो इसी को आप लोग को बनानेंगे, हम आपको सिखाया भी था। इसको भी आप बना सकते हैं विद्युत परिपथ में। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा। चलिए अब इस वाले फार्मूला को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपको B बराबर होता है W/Q। तो यहाँ पर पूछेगा 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या याद करेंगे, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम आपको याद करना है, और इस वाले परिपथ को बना देना है। ठीक है, ओम का नियम और ये परिपथ पूछेगा ओम का नियम क्या है, इसका विद्युत परिपथ द्वारा आरेख कीजिए। तो ओम का नियम लिखेंगे, किस आदि किसी भौतिक होते ताप दाब
इत्यादि में कोई बिना परिवर्तन किए हो जाए तो ये परिभाषा याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ के जाना है, चलिए बताते हैं। प्रतिरोधों का निकाय का प्रतिरोधन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, पढ़ के जाइएगा। समांतर क्रम संयोजन सिद्ध करने के लिए दे सकता है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए, और श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधक हो गया, समांतर क्रम। चलिए, और इस वाले प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये आ सकता है पेपर में 6 नंबर में, एक विद्युत लैंप जिसका उदाहरण है, ठीक है। चलिए, इसके बाद सब आपका प्रश्न ही है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को हमने करवा दिया है ऑलरेडी, आप लोगों ने नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसको कर लीजिएगा। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापमान आवश्यक उत्पन्न हो जाता है। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96 कूलम आवेश की स्थानांतरित करने में उत्पन्न उद्यंत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। विद्युत शक्ति क्या होता है। चलिए, इसके बाद आपको क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए इसमें बताते हैं क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसको तैयार करिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका दक्षिण हस्त अंगूठ नियम। दक्षिण हस्त अंगूठ नियम याद करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया ना, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण की सूची बनाइए, ये प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। और किसी छड़ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, और उसके बाद 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए, विद्युत धारावाही पास है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, बनाना सीख लीजिएगा। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण प्रश्न है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है। तो ये वाला देखिए, इस वाले फिगर को बनाइएगा और इसका परिभाषा भी लिखना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर बल कब होता है अधिकतम। चलिए, इसके बाद आता है आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम। हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है शॉर्ट वीडियो में भी और डिटेल में भी, ठीक है। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के नियम में क्या बताता है, अंगूठा जो है आपका बताता है तो चालक की गति, ठीक है। इसमें बाएं हाथ में चालक की गति बताता है, और बाएं और दाहिने वाले में क्या बताता है, बल बताता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो विद्युत मोटर वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, तो इतना आपको तैयार करके, घरेलू विद्युत परिपथ भी है आपका, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्या है, चलिए, तो ये सब आप प्रश्न आपको क्या करना है, इस वाले चैप्टर में आपको तैयार करना है। पेपर अच्छा होगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनकी मदद हो सके। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, तैयारी बढ़िया करिए, ठीक है। पेपर नज़दीक आ गया है, 4 तारीख को पेपर है, तो समय आप नहीं बचा है, तो रात दिन एक कर दीजिए और पेपर में अच्छे से लिख कर आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।